हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अवर प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया है, ये एसएससी सीजीएल 2026 के लिए वीडियो है, वो भी स्ट्रेटेजी की है, जो कि लास्ट 60 डेज़ के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा प्री क्लियर हो जाए। क्योंकि अब जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि आपने CHSL में देखते हैं कि इन सब एग्ज़ाम्स में ना अभी प्री क्लियर करना ही सबसे बड़ा मेन टास्क हो गया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता नहीं कि आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कितने इंक्रीज़ होंगे। तो फ़िलहाल के लिए ना, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरा खुद काफ़ी बच्चों के CHSL में -20 तक डिक्रीज़ हुआ है, -30 भी मैंने देखे हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं वो सच बोले कि झूठ, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके 30 तक डिक्रीज़ हुए हैं। 158 से उनके 138 तक हुए हैं। मेरे खुद 151 थे, जिसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था, तो 153.5 होने थे, लेकिन वो भी नहीं हुए। साथ में मेरा स्कोर जो है 142 तक गया। तो CHSL मेरा पॉइंट समथिंग से रह गया। तो और पर CGL मैंने प्री 3 बार क्लियर किया। उसी बेसिस पे मैं आपके साथ ही वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया कि मेरे मोस्टली एग्ज़ाम्स के प्री क्लियर होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स एडिक्यूटिव पैटर्न में हो रहे हैं, जैसे कि आपने अगर 2025 का दिए होंगे तो आपको पता होगा इसमें प्री ही क्लियर करना मेन टास्क हो गया। अगर आप प्री ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या मेन देंगे, क्या आपका फाइनल में इस नेम आएगा, है ना। तो बेसिकली अभी हमें प्री को टारगेट लेके चलना है मोस्टली ये वीडियो। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये रिपीटर्स के लिए है, स्पेशली वो जिन्होंने एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर 2025 का एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं। ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रह रहता है हम कितना टारगेट स्कोर लेके चले, कि हमारे मॉक में तो 160, मैंने देखा है मॉक में बहुत से वैसे बच्चे होते हैं जो 160 प्लस लेके आते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम वाले दिन 130 या 140 रह जाते हैं। या जो मॉक्स में 130 तक लाते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं, वो 150 तक लाते हैं। तो हम अपना टारगेट स्कोर कुछ नहीं लेके चल सकते। हाँ, अपनी तरफ से हम बेस्ट एफर्ट्स डालें कि हम एग्ज़ाम डे, क्योंकि एग्ज़ाम डे वाले दिन आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं यही मेन चीज़ होती है। तो आप एग्ज़ाम वाले दिन क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसी पे ही डिपेंड करता है। भला आप मॉक में आप चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, है ना, तो आपका टारगेट स्कोर तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम आ रहे हैं उस हिसाब से, और जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जिन्होंने 2025 का एग्ज़ाम दिया उन्हें अच्छे से पता होगा, खासकर CHSL जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा नॉर्मलाइजेशन कितना अब्रप्टली हुआ है कि। तो अगर आपकी इजी शिफ्ट है ना, तो आप जिस हिसाब से जैसा एग्ज़ाम आ रहे हैं 155 प्लस में या मोस्टली 160 प्लस लेके ही चले। अगर आपका इजी शिफ्ट मारे, क्योंकि फिर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ना, मैं गारंटेड कह सकती हूँ आपका -20 तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपकी इजी शिफ्ट पड़ रही है तो आप कम से कम इतना स्कोर लेके चले। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको समझ, क्योंकि आप कुछ होंगे कि कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा इजी शिफ्ट। एग्ज़ाम देते समय जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें पता चल जाता है पेपर हमारे जो शिफ्ट है इजी शिफ्ट में आ रहा है कि डिफिकल्ट। मैंने खुद CSL दिया तो मुझे एग्ज़ाम देते थे समझ आ गया था मेरी शिफ्ट इजी है, क्योंकि मैथ कोई टफ नहीं थी। मेरा मैथ में खुद 147.5 थे, जिसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था जिसके मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो इजी शिफ्ट में तो आप 160 प्लस लेके ही चलें, और अगर हार्ड है ना तो आप 135 या 140 प्लस तो एटलीस्ट लेके जाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। खुद मैंने एक बच्चे से पूछा था जिसकी CGL में हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसके 17 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे, लिटरली 17। और मेरा मॉडरेट शिफ्ट में था CGL, तब भी मेरे मार्क्स -10 या 11 हुए थे। तो बेसिकली, और जो इजी शिफ्ट में थे उनके -13 तक हुए थे। तो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में जो डिफरेंस आ जाता है ना, वो अप्रॉक्स 30 मार्क्स का होता है। ये मैं CGL की बता रही हूँ, CHSL में तो और ज़्यादा हुआ है, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए टारगेट स्कोर ना मान के चले, आप बस ये सोचें कि हम अपना बेस्ट दें। हमने जो पूरे साल भर जो भी प्रिपरेशन की है उसका पूरे जितनी प्रिपरेशन की हो उसका बेस्ट दें, बस आपका यही रहता है, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा बताते हैं कि कैसे कैसे हमें इन 60 डेज़ में प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो कैब आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से आप तभी करें या तो आपने पहले से ही रानी मैम से वो कैब कंप्लीट कर रखी है या फिर उनकी बुक पढ़ रखी है, क्योंकि बुक बहुत वास्ट है समुद्र मंथन ना, उसमें ईडियम्स, सब्स्टिट्यूशंस, वो कैब बहुत कुछ है।
अगर आपने पहले से ही कर रखी है तो आप समुद्र मंथन करें, अदरवाइज़ आप अगर ब्लैक बुक की है तो आप ब्लैक बुक से अपना जो भी सोर्स है वो स्विच ना करें इस टाइम, क्योंकि 60 डेज ही मैक्स बचे हैं हमारे पास। अभी वैसे तो सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से मैक्सिमम 60 डेज मान के चलें, हम उसी में ही सारे मतलब अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें उन 60 डेज़ में ही। और ये जो वीडियो है ये वीडियो नहीं, मैं इसके बाद आगे को बताऊँगी, है ना। तो वो कैब आप जहाँ से करें वहाँ से करें, सोर्स चेंज ना करें। मैं ब्लैक बुक से करती हूँ तो मैं ब्लैक बुक से ही कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी वो कैब मोस्टली मेरी वो कैब सही है, ज़्यादा वीक नहीं है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग ही है, वो कैब मैं कर लेती हूँ। और जो आप क्या कहते हैं, जैसे कि हमने सीरियल में देखा होगा कि कुछ जो वो कैब है या ईडियम्स हैं वो न्यू आ रहे हैं, आप है ना, न्यू आए हैं। तो आप 2025 में जो भी ईडियम्स वगैरह पूछे हैं ना, ईडियम सब्स्टिट्यूशंस वो कैब जो भी न्यू है या फिर जितनी पूछी है ना, उनकी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएंगी, आप वो ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। और बाकी आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एडिटोरियल, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश हमारी मेंस में भी आती है 135 की, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलती है। तो हमें इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है। और जैसे कि 2025 में पूछे गए थे, इंग्लिश काफ़ी टफ साइड थी, मोस्टली एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ज़्यादा टफ आए थे ना। तो आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करके चलना है आप। और हाँ, जो ये 60 डेज़ है ना, आप हर एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना, आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको रीडिंग आपको इन 60 डेज़ में करनी ही करनी है, अपनी इंग्लिश को अच्छा रीडिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि पहले तो हमें ये था कि पैसेज हमारा बस मेंस में आएगा, लेकिन अब हम कुछ नहीं कह सकते, पैसेज हमारा प्री में भी आ सकता है सीजीएल के, अगर एडिक्वेटी एग्ज़ाम पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है तो, ठीक है। तो पैसेज आपका प्री में भी आ सकता है। और आप जानते हैं अगर पैसेज प्री में आएगा तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम पैसेज को पूरा रीड कर लें, इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिटोरियल आप चाहे निमिषा मैम से करना चाहें निमिषा मैम से कर सकते हैं, वरना आप जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम का, वहाँ पे वो डेली PDF प्रोवाइड कराती है, साथ में उनका एक ऐप भी है, आप वहाँ पे भी उनका परचेस कर सकते हैं डेली एडिटोरियल करने के लिए। तो आप इंग्लिश माध्यम से भी कर सकते हैं, पर आपको करना है, आपको रीडिंग हाफ एन आवर तो एटलीस्ट देना ही देना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंग्लिश कैसी आएगी, तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करके ही चलनी है। और फिर आते हैं हम ग्रामर पर। ग्रामर, अब जैसे कि मैंने बताया ये वीडियो रिपीटर्स के लिए, तो एटलीस्ट आपने ग्रामर तो एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट किया तो आपने नोट्स भी बनाए होंगे डेफिनेटली। तो आपके पास अगर आपके खुद के नोट्स है तो वेल एंड गुड, आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करें। आप कुछ मतलब कोई बुक को यूज़ नहीं करना, अगर आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो कोई बुक यूज़ नहीं करनी, किसी टीचर की वीडियो नहीं देखनी। ये 60 डेज़ के लिए तो मैं इसमें आपको वीडियोस कम से कम सजेस्ट करूँगी, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि वीडियोस में टाइम बहुत जाता है ना, चाहे आप स्पीड में ही क्यों ना वीडियो देख रहे हैं, फिर भी टाइम बहुत लगता है। तो आप जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। तो नोट्स आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, आप अपने नोट्स ही रिवाइज कीजिए। जिन्होंने नहीं बनाए वो चाहे तो निमिषा मैम की 120 रूल्स की बुक, जो भी PDF है, बुक है, जो भी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पेड वाइज आपने लिया होगा, आपने फिर वहीं से ही बेसिकली नोट्स आपने बनाएंगे तो वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ रानी मैम के भी 60 रूल्स की कोई वीडियो है, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने अमन वशिष्ठ सर से किया है, मैंने उन्हीं से ही किया, ग्रामर कंप्लीट किया, साथ में नोट्स भी बनाए हैं मैंने उनके। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा, मतलब मैंने टेलीग्राम से ही बैच लिया था, काफ़ी अच्छा बताया है, पढ़ाया उन्होंने। लिटरली प्रोनाउन के तो अकेले ही 11 लेक्चर है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी आपने किया हो वहाँ से आप ग्रामर कर लीजिए, और ये तो मैंडेटरी है ही है। मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ कि मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं ये 2-2.5 साल में, उस बेसिस पे बता रही हूँ मेरी जो कमी कहाँ रह जाती है कि मेरा नेम फाइनल में नहीं आ पाता। प्री तो मैंने बहुत एग्ज़ाम के क्लियर किए हैं, लेकिन कहाँ मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचती हूँ, स्क्रीन पे जब सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेसिकली इंग्लिश और GS में, मैथ और रीजनिंग तो मैं कर लेती हूँ, वहाँ पे फिर मुझे ये डाउट होता है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, ये तो नहीं होगा, मुझे पता है ये भी नहीं होगा, लेकिन जब ये फिर इन दो पे फंस जाती हूँ कि ये होगा या ये होगा। GS में तो मोस्टली मुझे चारों पे ही डाउट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा,
है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, हमने पढ़ा है, पता नहीं क्यों एग्ज़ाम सेंटर में जाते हमें कुछ याद नहीं आता। ये इसलिए है क्योंकि हमने मूक्स नहीं लगाए होते, हमने क्यूज़ नहीं लगाए थे। ये पहले तो मुझे लगता था कि नहीं मैं सारी थ्योरी कर लूँगी, बहुत है, क्यूज़ वगैरह की कोई नीड नहीं है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने थ्योरी तो बहुत कर ली है, लेकिन मैंने क्यूज़ नहीं लगाए, इसलिए मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। इसलिए सेक्शनल मार्क्स तो देना ही है। इंग्लिश और जीएस के लिए तो मैं पक्का बता रही हूँ, खासकर जीएस के लिए, क्योंकि हमें ये लगता है हमने पढ़ा है लेकिन हमें याद नहीं आता एग्जाम सेंटर में। मेरे साथ ये बहुत हुआ है, ठीक है। तो आप सेक्शनल मार्क्स टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, सिलेक्शन बेस में टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर सब बहुत सारा मटेरियल आप चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ फ्री है। मैंने खुद कई बार दिया है इस पर क्विज़ वगैरह। वरना आपके पास अगर कोई बुक है तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। और भी कई सारे ऐप्स हैं, ऑलिव बोर्ड पे भी, वरना मोस्टली बच्चे टेक्स्ट बुक पे कोई प्रेफर करते हैं क्योंकि रीज़नेबल प्राइस पे हमें बैच मिल वो मिल जाता है, मोक्स वगैरह, ठीक है। तो इंग्लिश में तो ये है, आपको ये दोनों चीज़ें तो स्किप करनी ही नहीं है, ठीक है। वो कैब तो ऑब्वियसली करनी है। और इसका जो डिटेल में मतलब कि हमें कितनी वो कैब करनी है, कितनी कैसे एडिटोरियल करना है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ मंडे को शेयर करूँगी, जिसमें मैं 60 डेज़ की टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कि कितना मैं इंग्लिश का करूँगी, कितना मैं मैथ का करूँगी। तो उस वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो सीरीज़ देखना मत भूलना, क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट की थी, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन मैंने बीच में उसे रोक दिया था। लेकिन ये मैं 60 डेज़ कंटिन्यू रखूँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना मत भूलना, ठीक है। इंग्लिश में ही, क्योंकि उसमें ही मैं बताऊँगी कि ब्लैक बुक में कितने हमें इडियम करने हैं, कितने हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और कितना हमें वो भी है फ्रेजल वर्ब वगैरह, होमोनिम्स वगैरह, वो सब मैं उसी में ही बताऊँगी। ये बेसिकली ये वीडियो ओवरव्यू के लिए है, ठीक है। अब मैथ मैथ बहुत सारे बच्चों की स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी ठीक है। बेसिक मेरी जीएसई वीक है। तो मैथ में हम क्या करें, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट रखना है, मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जिस भी टीचर से किया है वो कंप्लीट, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं कि हमने कोई एक चैप्टर अभी नहीं किया है, 60 डेज़ ही बच्चे हमारे पास, तो हमारा सबसे पहले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कैलकुलेशन स्पीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए। मेरे खुद हम मोस्टली एग्जाम्स में 45+ रहते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, ये जितने में भी मैथ्स आती है, मेरा RRB में भी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर रहा है मैथ में। और जैसे IB हो गया, DDA हो गया, इन सब में मेरा स्कोर अब इतना तो मेरे को याद नहीं है मैं कितना, पर इतना पता है मुझे ना मैथ में सब काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है हमेशा। तो सबसे उसी बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है। आपको टेबल आने चाहिए एटलीस्ट 30 तक, 25 भी चलेगा, लेकिन मेरे को खुद मैंने इसी प्रिपरेशन मतलब इसी फेज़ में, कंपटीशन के फेज़ में ही टेबल याद किया, अदरवाइज़ मुझे 12 तक की टेबल मुश्किल से याद रहती थी। तो 25 तक तो एटलीस्ट आपको टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपको क्यूब्स, टू बी ऑनेस्ट मुझे क्यूब 60 तक स्क्वायर्स मुझे 60 तक याद है, 65 तक स्क्वायर्स याद है। और क्यूब एटलीस्ट हमें 30 तक याद करनी है, मुझे भी 20 तक तो अच्छे से याद है, 30 तक कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन याद मेरी हमेशा ये रहता है कि 30 तक याद हो जाए। तो 60 तक नहीं भी स्क्वायर याद कर, 50 तक याद कर लेना, 30 तक क्यूब्स और 25 तक टेबल्स, यही हमारी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करेंगे। और ये कैलकुलेशन स्पीड कहाँ से बढ़ेगी ये मैं बता दूँ, देखो, अरे कैलकुलेशन स्पीड आप कहीं से भी देखो, एक तो ऐप्स भी आते हैं कई सारे, ठीक है, मैथ कैलकुलेशन बूस्टर कई सारे और दूसरे अगर आपको मतलब जैसे एक तो क्या कहते हैं बिल्कुल इस मतलब कैलकुलेशन स्पीड को ही बूस्ट करने वाला ऐप होता है एक, जैसे कि अभी मैंने बताया था सिलेक्शन में गगन प्रताप सर का, इसमें भी एक अलग से सेक्शन है कैलकुलेशन स्पीड के लिए, वहाँ से कर सकते हैं। या फिर द पंडित्स में, ये सब फ्री है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर जो सिलेक्शन में पे वो भी फ्री है, और द पंडित्स इन पे भी जो कैलकुलेशन बूस्टर ऐप है ना, कैलकुलेशन स्पीड वाला जो भी सेक्शन है उसमें भी कम से कम इस पे भी 60, इस पे भी 60, सारे टेस्ट जो है फ्री हैं। ये 15 मिनट के आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है 15 या 25 मिनट के, मैंने बहुत सीजल के टाइम पे ही
कि जो ये कैलकुलेशन स्पीड वाले हैं ना, ये क्विज़ देते थे 15 मिनट्स के या तो 20 मिनट्स के ही होते हैं। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रही हूँ अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है, आप इन 2 प्लेटफॉर्म में से किसी एक का एक क्विज़ डेली दे दिया कीजिए। आप ये जो कैलकुलेशन स्पीड वाले ऐप्स हैं उसमें भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ इन दोनों में से कोई एक डेली बेसिस पे क्विज़ दें। मैं गारंटी कह रही हूँ आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी ही होगी। अगर आप में मैथ में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, आपको इस पर तो काम करना ही पड़ेगा। इस पर काम नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नहीं हो पाएगा अच्छा, ठीक है। और आज जैसा कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें जीएस का तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इतना स्कोर कर सकते कितना नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप खुद की मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आपका इस मतलब प्रिपरेशन अच्छी कि हाँ हम रीजनिंग और मैथ में अच्छा, रीजनिंग मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमें आता है सब कुछ, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। और अगर आपको डिटेल में मैथ की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आई है, मैं इस वीडियो को रिकमेंड करूँगी। मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी। सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको मैथ में अगर आप वीक है या मैथ में आपको स्कोर अच्छा करना है, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। सच्ची बता रही हूँ, आपको पक्का अगर आप में इस वीडियो मैंने जो बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना, आपका स्कोर 145 प्लस रहेगा ही रहेगा। डेफिनेटली कह रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही इतनी श्योरिटी के साथ। आप इस वीडियो को देखना अगर आप मैथ में वीक हैं तो। अदरवाइज़ मैं इसमें तो ओवरव्यू बता रही हूँ, इसमें पूरी डिटेल में सिर्फ मैथ के ही बारे में बताया मैंने कि कैसे आप अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। तो टेबल स्क्वायर मैंने बता दिया। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया, मैंने मैथ भूतेश सर से की है, ठीक है। उन्होंने जो आप जिस भी टीचर से कर रहे हैं, आप चाहे गगन सर से कर रहे हो, राकेश सर से करो, किसी से भी कर रहे हैं, जो वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ना, हम ये रहता है कि हमने एक बार पीडीएफ कर ली, एक बार लेक्चर सुन लिया, बस बहुत है, अब हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपने जिस भी टीचर से किया है, आप उनकी जो पीडीएफ्स है उसे मल्टीपल टाइम कीजिए। मैंने इनकी पीडीएफ ना जाने कितनी बार कर ली होंगी, 3 बार 4 बार, एक ही पीडीएफ को, एक ही सब्जेक्ट, इन्हीं से की ही पीडीएफ मैं करती हूँ। उसके बाद मैं सेक्शन होमवर्क या बुक्स से जाती हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी टीचर से करें ना, उसकी पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि आपने किसी टीचर के ऐसा ले लिया जिसका मतलब इतना वास्ट सिलेबस है कि आप उसकी रिवीजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना। आप उस टीचर जिस टीचर से किया है ना, उसका कंसाइज वे का जो भी उन्होंने लेक्चर्स लिए हैं, जैसे इनका मैंने मेंस वाला बैच लिया था, उसी की पीडीएफ मैं कई बार रिवाइज करती हूँ। उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया गया, और मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप के 10-15 क्वेश्चंस करा दिए, उसी की पीडीएफ भरी है उसी को, नहीं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं कराए गए हों, लेकिन कंसाइज वे में ना, तो उनको रिवाइज करना आपको मल्टीपल बार। ये नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चन के 100 एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसी के 100 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसा नहीं। हर एक टॉपिक के हर एक पैटर्न को अटैम्प्ट करना है, वो भी मल्टीपल बार, मल्टीपल टाइम। समझ आ रहा क्या होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल होमवर्क तो इम्पोर्टेंट है ही। अब आपने ये सब तो कर ही लिया है, लेकिन अब आप जो भी इन सबको करने के बाद आप देख पाए कि हम कितना हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया, उसके लिए सेक्शन होमवर्क बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आप ये सेक्शन होमवर्क आपको अगर डेली नहीं देना चाहते, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी डेली दीजिए। कितना टाइम लगता है एक सेक्शन होमवर्क को? 25 मिनट आपको देने में लगेंगे जा। और उसके बाद आप अगर आप वीक हैं तो आपको एनालाइज करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ही आपको एनालाइज करने में लगेंगे, ठीक है। तो आप 45 मिनट्स आप मान लीजिए आपको सेक्शन होमवर्क्स मैथ का हर एक पैटर्न को देखने के लिए लग जाएंगे। तो आपको सेक्शन होमवर्क तो देना ही देना, आपकी स्पीड को इनक्रीज करना। आपने कैलकुलेशन स्पीड के मोक्स दे दिए, आपने टेबल स्क्वायर सब रट लिया, लेकिन आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके इम्प्लीमेंट कैसे हम सेक्शन होमवर्क में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे हम लाइव मोक में दे पाएंगे ना। उसके सेक्शन होमवर्क बहुत मायने रखता है। आप वहाँ से अपने वीक पॉइंट्स देख पाएंगे, हाँ हम किस चैप्टर में वीक हैं, किस में नहीं। सेक्शन होमवर्क तो आपको डेली देना है, ठीक है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में। ये तो मेरा भी खुद का वीक है, तो मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं उन चैप्टर को तो अच्छे से बता सकती हूँ जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग, जैसे मैथ में, रीजनिंग में भी ठीक हूँ, और इंग्लिश में मैंने अपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। बस ये जनरल अवेयरनेस ही रह जाती है, जो मैं खुद इस बार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करके रखना होगा। करंट अफेयर सिर्फ सीजीएल में नहीं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या कोई से भी एग्ज़ाम्स हों, चाहे डीडी हो, डीईएसबी हो, जो भी स्टेट लेवल का हो, उन सब में करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और अब तो एडुकेटिव पैटर्न में करंट अफेयर काफ़ी पूछी भी जा रही है,
ठीक है। तो हम अपने सीजीएल 2026 के लिए हम लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर को प्रिपेयर करेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे इंडोलॉगस भी आता है कुछ करके, इंडोलॉगस या इंडो पाठशाला होता है, वहाँ से कर सकते हैं, वरना परमार सर भी अपने करंट अफेयर चला रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर एक क्रेजी जीके करके ऐप है, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने वहाँ से काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, आई थिंक 14 रुपीज़ में मैंने उनकी PDF ली थी लास्ट 1 ईयर की। हालांकि मैंने उसे नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना सिलेबस ही कंप्लीट करने में लगी थी। वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप में, वो क्रेजी जीके ट्रिक्स करके एक चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चैनल है। मैंने उनसे ही की थी लास्ट 1 ईयर की, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसमें 500 क्विज़ थे, 500 क्वेश्चंस थे जो मैंने की थी। वो दिसंबर 2025 तक की थी, जनवरी 2025 तक की कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन मुझे वो PDF काफ़ी अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट। और वो मैंने 14 रुपीज़ में बाय की थी उनके ही चैनल से। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर का, और मोस्टली ये PDF जो है ना करंट अफेयर की जो मैं बता रही हूँ क्रेजी जी, जिन्हें इंग्लिश से नहीं कर रहे, जो हिंदी से कर रहे हैं ना करंट अफेयर प्रिपेयर या हिंदी मीडियम से, उनके लिए तो बहुत अच्छी है वो बुक PDF। आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, वरना कई सारे सोर्स हैं करंट अफेयर के। दूसरा अपना सिलेबस, ऑब्वियसली अगर आप 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली बच्चों ने तो परमार सर से ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तो आपने जो भी किया हो, आपने नोट्स बनाए हो या उनकी बुक ली हो, वहाँ से आप मल्टीपल टाइम तो अपना थ्योरी जो भी सिलेबस है उन्हें रिवाइज़ करते। GS में वही है, जिसने जितनी बार रिवाइज़ कर लिया, इसका यही रामबाण इलाज कह सकते हैं, रिवीजन और साथ में क्यूज़। मैंने ये तो किया है GS में बहुत बार, ये मैं तब बता रही जब मेरा 2025 के मेंस में मेरा GS में स्कोर कम रहा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं कहाँ नहीं। तो मैंने रिवीजन तो बहुत किया है नो डाउट, लेकिन मैंने क्विज़ नहीं दिए। क्विज़ में मैं हमेशा ये रहती थी, मैं रिवीजन तो कर लूँगी, पेपर में एग्ज़ाम में देख लूँगी कैसा है क्वेश्चन सारे, वहीं कर लूँगी, क्या क्विज़ दूँ, ये मेरी गलती है। रिवीजन तो करनी ही है हमें थ्योरी की, लेकिन क्विज़ भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाके मेरे को ये लगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यार पढ़ा तो है याद नहीं आ रहा, ये मेरे साथ बहुत हुआ। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे रिवीजन तो करनी है, लेकिन अब उतनी नहीं करूँगी, लेकिन मैं अब क्विज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी। प्रैक्टिस, मेरे अंदर GS के लिए प्रैक्टिस की कमी है। ये मैं अपनी कमियों को पहचान के आपको बता रही हूँ कि मैं अब जनरल अवेयरनेस में क्या करूँ कि मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो। MTS में भी मैं अब जब मैंने ये बता दिया कि मेरा मैथ में अच्छा स्कोर रहता है, मैं मैथ में स्ट्रॉन्ग, तो मैं अपनी कमियाँ भी तो बताऊँ कि मेरा देख सकते हैं आप GS में मेरा जो MTS में स्कोर था वो 30 था, लिटरली 32 या 30 था आउट ऑफ 75। अब इन सबको मुझे फुलफ़िल करना है, इन सब जो कमियाँ हैं मेरी इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब इसी पे ही काम करना सबसे ज़्यादा। इवन हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमारा अच्छा जनरल वैसे में स्कोर रहेगा ही, क्योंकि हमें नहीं पता क्या क्या पूछ लेंगे एग्ज़ाम में क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपको ये भी देखना है, एडुकेटिव पैटर्न में जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं किस पे कितना वेटेज है। जैसे कि पॉलिटी पे एडुकेटिव का ज़्यादा वेटेज है, पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री, करंट अफेयर, और फिर ज्योग्राफी, देन साइंस, इकोनॉमिक्स, और फिर साइंस, ठीक है। तो आपको पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पॉलिटी के आर्टिकल्स, अमेंडमेंट और ये शेड्यूल है ना, इन सब को बहुत वेटेज है। तो आपको ये भी पहचानना है कि आप सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसे अगर कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं तो मैं उनको भी रिकमेंड करूँगी क्विज़ दीजिए। क्विज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो रिवीजन तो कर लेते हैं लेकिन क्विज़ नहीं देते ना, उन्हें पता चलता है एग्ज़ाम। मेरा तो ये हुआ है। तो क्विज़ इस बार क्विज़ आप कहीं से भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं सिलेक्शन में से, टेक्स्ट बुक से, ऑलिव बोर्ड से, कई सारे, और अब तो टेलीग्राम्स में भी कई सारे ऐसे चैनल हैं जो क्विज़ देते हैं। वरना आप परमार सर का जो वो क्विज़ वाला चैनल है वहाँ से आप डेली क्विज़ दीजिए, जो वो 15 क्वेश्चंस देते हैं, जैसे आप भला मैथ रीजनिंग के ना, क्योंकि मैंने देखा मैथ रीजनिंग तो ऐसे ही मतलब क्विज़ ऐसे ही होता है, लेकिन GS का क्विज़ आप परमार सर के क्विज़ चैनल से ज़रूर दें। और मल्टीपल टाइम रिवीजन तो है ही इम्पोर्टेंट। ये तो हो गया GS का, ठीक है। उसके बाद हम रीजनिंग मोस्टली बच्चे रीजनिंग को लाइटली लेते हैं,
मैं भी लेती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ लाइटली लें उससे तो नहीं, लेकिन आप इस टॉपिक को अवॉइड ना करें। ये देखा 2025 में क्रिटिकल एनालिटिक रीजन 2025 के सीजन 3 में भी पूछी गई, और सिलेक्शन फेज हुआ था उसमें भी आई थिंक आई थी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते 2026 में मे बी ना आए, क्रिटिकल रीजन आ सकती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड ना करें, क्योंकि कुछ बच्चों की ये बहुत वीक होती है और इसमें किसी किसी का गैस वर्क भी काम कर जाता है। तो हम, और जो मेरी तरह अनलकी हैं जिनका गैस वर्क कभी काम नहीं करता, वो इस पर फोकस करें। ठीक है, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। अब वरना आप कमेंट में बोलना, तो मैं वहाँ पे भी PDF दे दूँगी। और दूसरा पजल्स, ऐसे तो पजल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है पजल का, हालांकि टफ नहीं, लेकिन फिर भी पजल को थोड़ा बहुत दे के चलना ना, कि कैसे पजल सॉल्व की जाती है। जिन्होंने जो अभी एग्ज़ाम 2026 का देने जा रहे हैं, जिन्होंने 2025 का नहीं दिया, बेसिकली उनके लिए पजल कर लेना। और आप कहाँ से रीजनिंग कर सकते हैं, वैसे तो रीजनिंग के लिए सेक्शन ऑफ सबसे बेटर है, आप वहाँ से पहचान सकते हैं कि आपको रीजनिंग में क्या आता है क्या नहीं आता। मोस्टली बच्चे इसी में ही रह जाते हैं, वरना जो भी आपका क्लॉक कैलेंडर तो आप पूछा ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर सेक्शन ऑफ मूव आप दे रहे हैं तो आप पहचान लेंगे ना कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा नहीं। तो आप उस टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो कहाँ से देख सकते हैं, आप इवन कोचिंग पे कमल सर हैं वहाँ से, या पीयूष वार्ष्णेय सर हैं वहाँ से। क्रिटिकल रीजनिंग की अगर वीडियो देखनी तो पीयूष वार्ष्णेय सर ने पूरी एक कराई है मैराथन क्लास, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो रीजनिंग का है। रीजनिंग में ज़्यादा बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं रीजनिंग को डिटेल में नहीं बता रही। बाकी मैंने मैथ की ये वीडियो बना रखी है, आप मैथ की यहाँ से देख सकते हैं। सच्ची बताएं, जो मैथ में वीक है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पक्का बेनिफिट होगा। और इंग्लिश की भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिनको इंग्लिश में स्कोर, मतलब मैंने सोर्स भी बताया है, बुक्स भी बताई है, अगर आपको इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी रीजनिंग जनरल वर्शन मैंने बता दिया क्या है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना यार। इतनी वीडियो बना ली लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है ना। और मंडे से मैं अपनी 60 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना, और जो मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट हूँ, वरना अदरवाइज़ मुझे लगा कि इतना कोई देख नहीं रहा तो मैं वीडियो को अवॉइड कर देती हूँ ना, फिर उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो आप अगर 60 डेज़ हार्ड चैलेंज मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ठीक है।